आवे सभी लोग रोज फिजियोलॉजी देखिए, हम पढ़ते हैं एक एनाटॉमी, एक पढ़ते हैं मोर्फोलॉजी और एक पढ़ते हैं फिजियोलॉजी। एक्सटर्नल स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टर इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ द इंटरनल कैरेक्टर इज कॉल्ड एनाटॉमी, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म इनसाइड द सेल इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। तो अगर एक्सटर्नल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो मोर्फोलॉजी, इंटरनल कैरेक्टर की स्टडी करेंगे तो एनाटॉमी। अगर अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, जो मेन एरिना है, मेन स्पेस है मेटाबॉलिज्म का, केमिकल रिएक्शन का, अगर उसकी नेचर और बिहेवियर की स्टडी करेंगे तो इसको हम बोलेंगे फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी भी होती है और एनिमल फिजियोलॉजी भी होती है, क्योंकि प्लांट के पास भी सेल है और एनिमल के पास भी सेल है। तो अगर एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल फिजियोलॉजी पूरी डिटेल में पढ़ोगे, प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। अब प्लांट फिजियोलॉजी के हम तरफ पढ़ेंगे हम कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, चाहे वो वाटर का हो या फूड का हो या मिनरल्स का हो, पहला चैप्टर। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को प्लांट को चाहिए, क्योंकि प्लांट पढ़ रहे हैं। थर्ड हम पढ़ लेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। फिर हम रेस्पिरेशन डिटेल स्टडी करेंगे। हम रेस्पिरेशन में देखेंगे कि ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाएंगे और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रेक करेंगे। फिर हम एंजाइम की स्टडी भी करेंगे, जो प्लांट फिजियोलॉजी में नहीं आता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बायोमोलिक्यूल्स में आता है, लेकिन इसको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे एंजाइम को। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब हम यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं। एनसीईआरटी में पहले ट्रांसपोर्टेशन है, फिर मिनरल्स न्यूट्रिशन है, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस है, लेकिन हम पहले फोटोसिंथेसिस की स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 की, क्योंकि फोटोसिंथेसिस समझने के बाद कुछ चैप्टर आसान हो जाते हैं, थोड़ी हेल्प मिलती है। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस स्टडी कर रहे हैं। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो ये एनसीईआरटी में तुम्हें मिलेगा पेज नंबर 206। हाँ, हो सकता है किसी के पास नई एनसीईआरटी तो पेज नंबर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन मोस्टली सबके अंदर 206 के अंदर ही प्रेजेंट है ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस। क्लियर? फोटोसिंथेसिस में हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? हायर प्लांट्स मतलब जिम्नो एंजियोस्पर्म की बातें हो रही है। ठीक है, अगर अपने मॉड्यूल की बात करें तो अपने मॉड्यूल में पेज नंबर 79 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, नया पुराना मॉड्यूल हो सकता है, जो नया है मेरे पास जो है वो 79 इसके आसपास में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 13। और मॉड्यूल कौन सा मिलेगा? ये मॉड्यूल 6 के अंदर होगा, जिसमें सेल बायोलॉजी थी उसी में प्लांट फिजियोलॉजी है। क्लियर बेटा? यहाँ तक अब प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब हम अच्छी तरह से जानते हैं फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर होने वाला जो भी रिएक्शन होती है उनको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी एक क्या है? मेटाबॉलिज्म। क्लियर है? अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए, मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा हम पहले ही जान चुके हैं। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पहले ही बहुत कुछ जान चुके हैं। इधर देखिए, अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। ये बातें मैं बता चुका हूं, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। एनाबॉलिज्म के अंदर स्मॉल कंपाउंड या फिर बोल दें सिंपल कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड इन कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लें, CO2 कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, इस कार्बोहाइड्रेट को हम लिख सकते हैं CH2O6। ये इसका एक और सिंपल फॉर्मूला में लिख सकता हूं CH2ON, या फिर इसको सिंपली हम CH2O भी लिख सकते हैं। क्लियर बेटा? तो सिंपल कंपाउंड अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है तो दिस टाइप मेटाबॉलिज्म, दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड टू एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब ए मतलब ऐड होना, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल ऐड होकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसका उल्टा इधर है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक के अंदर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये बता चुका हूं पहले, याद आ रहा है दिमाग में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन कन्वर्ट इनटू सिंपल कंपाउंड्स, दिस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। सी मतलब होता है कट, अब कट होगा तो स्मॉल से लार्ज बनेगा, लार्ज से स्मॉल, लार्ज से स्मॉल। क्लियर बेटा? अब देखिए फोटोसिंथेसिस के अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर हम क्या करेंगे, CO2 से फॉर्म करेंगे ग्लूकोज, और रेस्पिरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, ग्लूकोज से को कन्वर्ट करेंगे, मतलब बैलेंस नहीं कर रहा मैं रिएक्शन, बैलेंसिंग नहीं कर रहा है CO2 में। तो देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो हो गया कौन सी मेटाबॉलिज्म का एग्जांपल, एनाबॉलिज्म, और जो रेस्पिरेशन है वो हो गया किसका, कैटाबॉलिज्म। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि बॉन्ड बनाने के लिए CO2 जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है, 6 CO2 चाहिए इसके लिए, तो ऐड होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी आती है लाइट एनर्जी। और इसके अंदर कार्बन कार्बन जो 6 कार्बन ग्लूकोज ऐसे बॉन्ड बनाते हैं, उनके बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तोड़ने से यहां से एनर्जी निकलती है। तो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी निकलती है, और फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। एक में एनर्जी निकलेगी और एक में एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, बात याद रखना, आगे काम आएगा। तो रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस जस्ट अपोजिट लग रहे हैं या नहीं लग रहे? लग रहे। और रेस्पिरेशन में इसी एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी का सिंथेसिस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड हेल्प ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट एंड पिगमेंट्स। पिगमेंट्स में मेनली कौन सा, क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं, जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का काम मेनली क्लोरोफिल करता है। Simple inorganic compound convert into complex organic compound, the presence of sunlight and pigments flow. Fixation of CO2 into glucose, help of sunlight, water and pigments. तीनों को बातों का मतलब एक ही है, समझते हैं कैसे? ये मैं बना रहा हूं प्लांट, ये प्लांट्स की रूट है, ये सोइल है, जो रूट होती है वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, ये लीफ है। प्लांट की जो लीफ होती है वो ग्रीन पार्ट होता है, प्लांट की जो लीफ होती है वो ग्रीन पार्ट होता है। देखो मोस्टली जो समझने वाला पार्ट है उसको लिखेंगे, जैसे हम करते आए हैं वैसा ही करेंगे, लिखेंगे भाई, लिखेंगे, वही दिल और दिमाग में छाता है। क्लियर बेटा? तो ग्रीन पार्ट, इस ग्रीन पार्ट के अंदर, इस लीफ के अंदर जो सेल्स मिलती है, उन सेल को हम बोलते हैं मेसोफिल सेल। क्या याद आ रहा है तुम्हें? क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ हो रहा है? क्या याद आ रहा है? मेसोफिल सेल। इन्हीं मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट, और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, और इन पिगमेंट्स में प्रेजेंट होता है एक क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। अब ये क्लोरोफिल क्या करेगा, देखिए इधर, ये वाटर, ढंग से समझना बेटा, ये वाटर रूट से कंसेप्ट बन जाएगा यहां से, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। कौन, ये वाटर एंटर कर गया, लीफ में चला गया, यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और इन्वायरमेंट की जो CO2 है, एटमॉस्फेयर की जो CO2 है, उसको
कहाँ ले लेंगे? इनसाइड द लीफ। अब लीफ के पास वाटर भी है और CO2 भी है और साथ में पिगमेंट्स भी है और लाइट आ रही है सन से। तो देखिए CO2 आई एटमॉस्फेयर से, वाटर आया सोइल से, और ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है लीफ में और इसने एब्जॉर्ब किया किसको? लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी कहां से आई? सनलाइट से, और इसने बना दिया ग्लूकोज 6H2O और ये लगा दिया मैंने N इक्वल टू तुम 6 लिख सकते हो, ग्लूकोज बन जाएगा और यहां निकल जाता है O2। सब प्रोडक्ट के फॉर्म में, प्रोडक्ट मेनली प्रोडक्ट बना है कौन? ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, लेकिन सब प्रोडक्ट बन गया है कौन? ऑक्सीजन। प्लांट का कोई ऑक्सीजन बनाने का पर्पज नहीं था, ये तो सब प्रोडक्ट बन गया साइड में जिसका फायदा हम उठा रहे हैं। अरे बात समझ पा रहे हो? मेनली तो ये कार्बोहाइड्रेट बनाना था, बैलेंसिंग नहीं की रिएक्शन, धीरे धीरे चलेंगे हम आगे। तो बताइए, लाइट भी चाहिए, पिगमेंट्स भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, CO2 और वाटर भी चाहिए, रॉ मटेरियल, और ये हमें बन गया प्रोडक्ट, और ये सब प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट। तो ये सब चाहिए हमें रिएक्शन कंप्लीट होने, और ये सब हमें प्लांट के अंदर मिल रहा है। तुम्हें ये भी पता चल गया कि वाटर कहां से आ रहा है, CO2 कहां से आ रही है, और सनलाइट कहां से आ रही है, लाइट एनर्जी कहां से आ रही है, और क्लोरोफिल कहां है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है। तो वापस पढ़ते हैं लाइन टू लाइन। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर वन फूड बाय द हेल्प ऑफ CO2, वाटर एंड सनलाइट। वाटर, CO2, लाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट्स। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं, जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों में से अगर एक भी एब्सेंट हो तो वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसके अंदर तीनों प्रेजेंट है वह है कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात भी समझ में आ गई। सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल और कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है क्या कहना चाहती है एनसीईआरटी? सिंपल कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स, दिस इज कॉल्ड टू एनाबॉलिक प्रोसेस। इन दिस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पिगमेंट्स, ये बात हम जानते हैं। फिक्सेशन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, बिल्कुल सही है, हेल्प ऑफ सनलाइट वाटर। ये क्लियर है बेटा? ये पैराग्राफ क्लियर है? आगे बढ़े? अरे हाँ या ना? यस, चलिए। फोटोसिंथेसिस इज फिजिको, ढंग से सुनना बेटा, फिजिको केमिकल, फिजिको केमिकल, फिजिको मतलब फिजिक्स, केमिकल मतलब केमिकल, और फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस in which organic compound carbohydrate are synthesized from inorganic materials, carbon, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रेजेंस ऑफ लाइट और पिगमेंट। इस लाइन को यहां से समझना स्टार्ट करो। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, ये तो सबको बताने वाला है कि प्रोटीन नहीं है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। भाई इसमें भी जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। CO2 और वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट और लाइट। ये लाइन हम समझ चुके हैं यहां से यहां तक। अब हमें दो चीजें समझनी है, एक तो मुझे फिजियोकेमिकल समझ में नहीं आ रहा और एक मुझे फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस समझ नहीं आ रहा। फोटोसिंथेसिस को फिजियोकेमिकल क्यों नाम दे दिया, फोटोसिंथेसिस को एक और नाम दे दिया, फोटो बायोकेमिकल क्यों नाम दे दिया? करते हैं पोस्टमार्टम। आराम से समझ, कोई जल्दी नहीं है। ये लीफ है, इसके अंदर जो सेल है, सेल के अंदर थाइलेकोइड्स, यहां पर CO2 को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? ग्लूकोज।
तो यहां पर CO2 के बॉन्ड बनते जा रहे हैं, कार्बन कार्बन के बॉन्ड बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और ऐसे एक ग्लूकोज बन गया है। क्योंकि अगर मैं ग्लूकोज को देखूं, अगर मैं ग्लूकोज को देखूं तो ऐसे है, पूरा फॉर्मूला हम नहीं लिख रहे, कंफ्यूज नहीं कर रहे, हम तो इतना देख रहे हैं कि जिसके 6 कार्बन है, 6 कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। यहां पर CO2 के अंदर एक ही कार्बन है, ये CO2 के कार्बन आपस में ऐड होते जाते हैं और ऐसे ग्लूकोज बन जाता है। तो बॉन्ड बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। मुझे नहीं पता कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, आयनिक बॉन्ड बने हैं, मुझे जितना पता है केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हुए हैं, तो ये रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन तो मुझे समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन सर आपने बिल्कुल समझा दिया कि केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर नए बॉन्ड बन रहे हैं। और सर आप अगर आगे डिटेल में पढ़ाओगे तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि वाटर के बॉन्ड कुछ टूटते हैं और कुछ नए बॉन्ड बनते हैं। तो जहां बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू फॉर्म होते हैं, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, लेकिन सर मुझे समझ में आया फिजिको मतलब फिजिकल प्रोसेस कैसे, तो समझते हैं। हम जानते हैं स्लीप के अंदर प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट, जिनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल या और भी पिगमेंट्स होते हैं, और ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करना प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। लाइट को एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्प्शन एक फिजिकल प्रोसेस है। और CO2 से नए बॉन्ड का बनना, न्यू केमिकल बॉन्ड का बनना, दिस इज ए केमिकल प्रोसेस। तो क्या मुझे बताइए, क्या फोटोसिंथेसिस में ओनली फिजिकल प्रोसेस, ओनली केमिकल प्रोसेस, या दोनों? दोनों, दोनों। तो फिर बोल देंगे क्या, फिजिको केमिकल। फिजिको केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस को, ये बात हम समझ चुके हैं। फिजिकल क्यों बोला, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। केमिकल क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर केमिकल बॉन्ड बन रहा है। अरे बात समझ पा रहे हो? तो फोटोसिंथेसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है, जिसके अंदर कुछ प्रोसेस फिजिकल है और कुछ प्रोसेस केमिकल। तो नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस को फिजिको केमिकल प्रोसेस। हाँ सर, समझ में आ गया, क्योंकि फिजिकल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, फिजिकल प्रोसेस, और केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं ग्लूकोज में, और कुछ बॉन्ड टूट भी रहे हैं, इधर वाटर वाटर के बॉन्ड टूट रहे होंगे सर, वो अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो सर ये बता, ये समझ में आ गया, फिजिको केमिकल बोल दिया। लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा फोटो बायोकेमिकल। तो देखिए फोटो बायोकेमिकल वो तो बहुत ईजी है। अरे लाइट का नाम है फोटो, जहां लाइट आ जाए उसको बोलते हैं फोटो, प्रोटोन नहीं रहे, फोटो। बताइए ये हो कहाँ रहा है, प्लांट में। प्लांट कैसा है भाई, लिविंग है, लिविंग है, तो इसके लिए वर्ड आएगा बायो। केमिकल बॉन्ड बना है तो नाम आएगा केमिकल। तो बताओ, फोटो मतलब तो लाइट, बायो मतलब लिविंग, और केमिकल मतलब केमिकल प्रोसेस। तो फोटो केमिकल प्रोसेस बोलूं या फिजिको केमिकल प्रोसेस बोलूं, बात एक ही है। अब आगे पूरी लाइन समझ में। तो फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल एंड फोटोबायोकेमिकल प्रोसेस in which the organic compound formed by या synthesized by raw material water and CO2, presence of pigments and pigments में chlorophyll and light। अरे बात समझ में आ गई, ठीक है। O2 evolved by product of by product और on of the net product, net product मतलब ग्लूकोज प्लस O2, ये नेट प्रोडक्ट समझ में आ गया, ग्लूकोज प्लस O2 मतलब नेट प्रोडक्ट हो गया है। ग्लूकोज एक प्रोडक्ट है और ऑक्सीजन जोड़ दे तो नेट प्रोडक्ट हो गया, फुल टोटल प्रोडक्ट। अब इसको समझिए, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल रिएक्शन, रटना नहीं समझना है भाई, समझते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। रॉ मेटेरियल भाई,
अरे CO2 वाटर रॉ मटेरियल है, तभी तो ग्लूकोज बनेगा। जो बनाता है वो रॉ मटेरियल होता है। अरे जो लेदर है वो सूज का रॉ मटेरियल है, ठीक है। चलिए बेटा, नेट प्रोडक्ट मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो नेट प्रोडक्ट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, नेट प्रोडक्ट कुल टोटल। चलिए, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। इन फोटोसिंथेसिस। चलिए बेटा, अब समझते हैं कैसे। ये देखिए CO2, ये देखिए CO2, ये देखिए CO2, ये देखिए CO2, 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 6CO2। अब इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उस पर जा रहे क्या होने वाला है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कार्बन 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 बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये बॉन्ड बनाने के लिए भी इसको चाहिए क्या, एनर्जी, और एनर्जी है कौन सी, लाइट एनर्जी। और लाइट एनर्जी जो आई है उसने बॉन्ड बना लिए, मुझे नहीं पता कोवलेंट है या आयनिक बॉन्ड है, मुझे बताया बॉन्ड है, और ये बॉन्ड है केमिकल, केमिकल बॉन्ड। तो लाइट एनर्जी को स्टोर कर लिया किस फॉर्म में, केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में, और इन्हीं केमिकल बॉन्ड को आगे जाके ब्रेक करेंगे और उससे एनर्जी बना देंगे। तो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया किसमें, केमिकल एनर्जी में। कहां पर, फोटोसिंथेसिस। ये बात समझ में आ गई। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इन बाय फोटोसिंथेसिस। चलिए आगे बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एनाबॉलिक सिंथेसाइज प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर ऐड होके बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है। दूसरा, इसको हम बोलेंगे एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक क्यों बोला है, क्योंकि बताइए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अरे एब्जॉर्ब कर रहा है, तो बताइए एनर्जी ले रहा है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे एंडरगोनिक। अगर एनर्जी निकालता तो बोलते हैं एक्सर्गोनिक। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, इसको देखिए। इसको समझने के लिए और बढ़िया समझते हैं, इधर देखिए। देखिए एक वर्ड होता है ऑक्सीडेशन, और एक वर्ड होता है रिडक्शन। ये तो सब अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन मैं तो मान रहा हूं तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं आता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मैं तो पढ़ाऊंगा भाई, मुझे आता है। तो देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट कर दे, वो तो हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। उसका तो हो जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उसका हो गया क्या, रिडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले उसका रिडक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये बात समझ में आए सबको, सुनिए। अब एक और बात समझ लीजिए, यहां पर ही लगे हाथ। हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रोटॉन इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में आती है सब। अगर मैं एक हाइड्रोजन उठा के तुम्हें दे दूं, तुम्हारी तरफ फेंक दूं, और तुमने केस कर लिया हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन को उठा के तुम्हें फेंका और तुमने केच कर लिया, तो हाइड्रोजन केच किया मतलब तुमने हाइड्रोजन आयन भी केच किया और इलेक्ट्रॉन भी केच किया।
तुमने हाइड्रोजन आयन को भी एक्सेप्ट किया और इलेक्ट्रॉन को भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस है, मतलब हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस है। अरे बात समझ पा रहे हो? हाइड्रोजन बोलना मतलब क्या बोलना है? हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन। ये बात सबको समझ में आई? क्या मैंने तुम्हें हाइड्रोजन दिया तो इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन नहीं दिया क्या? इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई, हाइड्रोजन में छुपा हुआ है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए चलिए अब सिंपल सी रिएक्शन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस की। CO2, CO2 ने फॉर्म किया ग्लूकोज। CO2 के पास कार्बन है, ऑक्सीजन है। ग्लूकोज के पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। CO2 के पास कार्बन ऑक्सीजन और ग्लूकोज के पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो मतलब ग्लूकोज के पास हाइड्रोजन भी है लेकिन CO2 के पास तो हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या अकेले CO2 की औकात है ग्लूकोज बनाने की? अकेले अपने दम पर क्या CO2 ग्लूकोज बना सकता है क्या? नहीं बना सकता भाई। इसको अटैच होना पड़ेगा, इसको अटैच होना पड़ेगा हाइड्रोजन डोनर, और यहां पर हाइड्रोजन डोनर है कौन? वाटर, H2O। ये वाटर, अब टाइपिंग करना बंद, टाइपिंग करना बंद, इधर देखो। ये वाटर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दे देगा किसको? CO2 को। हाइड्रोजन देना मतलब हमने दे दिया है इसको क्या? इलेक्ट्रॉन भी दे दिया है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज में। अब जब इसने हाइड्रोजन दे दिए तो ये देने वाला और ये लेने वाला, ये एक्सेप्टर, ये क्या है? डोनर। तो मतलब इसका क्या होने वाला है? इसका क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन दे दिए तो क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन। अरे इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। तो एक ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, एक ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों। तो बताइए, एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। वन रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस इज एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अरे बात समझ पा रहे हैं? चलिए थोड़ा और डीप चलते हैं। मुझे बताइए कि इसने CO2 ने हाइड्रोजन लेके कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लूकोज में। बैलेंसिंग नहीं है रिएक्शन। अब बताइए, वाटर अगर हाइड्रोजन इसको दे देगा तो किसके पास क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ऑक्सीजन में। तो बाय प्रोडक्ट बन गया क्या? ऑक्सीजन। तो ये प्रोसेस तो है ऑक्सीडेशन, और ये है क्या? रिडक्शन। तो रिडॉक्स समझ में आ गया? अरे रिडॉक्स समझ में आ गया? कहाँ गया रे रिडॉक्स? ये रहा। इसका हुआ रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन। मैंने समझा दिया किसके पास हाइड्रोजन जा रहा है और कौन हाइड्रोजन दे रहा है। चलिए, तो मल्टी स्टेप प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। अगर एक ही स्टेप होता तो खत्म ही हो जाता है एक लेक्चर के अंदर। मल्टी स्टेप है। चलिए अब समझते हैं, एनसीईआरटी की हेडिंग लेते हैं, व्हाट डू वी नो। अभी तक हम जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहाँ हो रही है, ग्रीन पार्ट में होती है, किसका रिडक्शन होता है, किसका ऑक्सीडेशन होता है, वाटर कहाँ से आ रहा है, मतलब वाटर हाइड्रोजन डोनर है और ऑक्सीजन वाटर से निकल रही है, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, CO2 का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ लो। अभी डार्क वार्क लाइट रिएक्शन मुझसे अभी मत पूछो भाई, अभी पढ़ाया है नहीं मैंने डार्क और लाइट रिएक्शन। तुम्हें कैसे पता डार्क और लाइट रिएक्शन के बारे में? अरे समझ पा रहे हो? तो आने दीजिए डार्क और लाइट को, आने दीजिए डार्क और लाइट को, फिर देखते हैं कैसे तुम्हारा क्वेश्चन नहीं होता। चलिए बेटा, व्हाट डू वी नाउ, एनसीईआरटी की हेडिंग है, हम क्या जानते हैं। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं
हम जो जानते हैं वो एनसीईआरटी को बताते हैं। हम जानते हैं कि ग्रीन पार्ट मतलब क्लोरोफिल नेसेसरी है प्रकाश फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 भी नेसेसरी है, साथ में वाटर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, और हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी चाहिए। समझ पा रहा? ये सब जरूरत है, हम ये जानते हैं। अब हम बोल रहे हैं किसी को कि क्लोरोफिल जरूरी है और CO2 भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, भी जरूरी है, लेकिन साइंस में ऐसे ही हवा में नहीं बोला जाता। प्रूव करके बताओ कि क्लोरोफिल, CO2 और वाटर, लाइट चाहिए, तो प्रूव करेंगे। एनसीईआरटी ने दो चीजों को प्रूव किया है, क्लोरोफिल और CO2 को, और मेनली इनसे क्वेश्चन आएगा। लाइट को प्रूव करना और वाटर को प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, वाटर तो है ही साइटोप्लाज्म का मेन कंटेंट, वाटर नहीं होगा तो दुनिया ही नहीं होगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्लोरोफिल और CO2। क्लोरोफिल और CO2, ठीक है, आप समझते हैं। बहुत इजी सा है, बकवास सा है, तुम पढ़े होंगे, 9th क्लास में आया होगा, आई थिंक 9th क्लास में पढ़ा होगा। पढ़ते हैं, बहुत इजी सा है, लेकिन पढ़ना ढंग से, क्योंकि क्वेश्चन इजी आते हैं और रैंक इजी क्वेश्चन गलत करने पर ही बेकार होती है, हार्ड क्वेश्चन गलत करने पर रैंक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये तो कॉन्सेप्ट बना लो दिमाग में, तो गलत फहमी तो दूर कर दो। अरे भाई, जब यहाँ ऑफलाइन क्लास होती तो बहुत से स्टूडेंट ये बोलते थे, सर मिलते थे, सर टेस्ट के अंदर मैंने वो सर ये देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, सर आपने बोला था क्लास में कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, जिसने किया अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी बात, लेकिन सर ये क्वेश्चन तो हो गए गलत वाले, वो जो इजी वाले वो गलत हो गए, तो क्या मैं इसको शाबाश बोलूंगा? क्या मैं उसको कांग्रेस बोलूंगा? नहीं रे, बहुत बड़ी गलती की है। इजी क्वेश्चन के भी वही नंबर थे और हार्ड क्वेश्चन के भी वही नंबर थे। हार्ड क्वेश्चन तो कुछ ही स्टूडेंट कर पाएंगे, तो रैंक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इजी क्वेश्चन गलत कर दिए मतलब तेरी रैंक तो गई तेरी रैंक तो। अरे समझ पा रहे हो? तो इजी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, बहुत सी बार स्टूडेंट इजी क्वेश्चन को, मतलब इजी कॉन्सेप्ट को सोचता है क्या है ये, तो क्या है, और उसी को गलत कर देता है। तो समझिए आराम से। हमें समझने के लिए यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा आयोडीन टेस्ट। सभी जानते हैं आयोडीन टेस्ट के बारे में, आयोडीन टेस्ट के बारे में सभी जानते हैं। आयोडीन टेस्ट में क्या होता है कि अगर मैं किसी पर आयोडीन डालता हूं और आयोडीन डालने पर अगर वो कलर ब्लू हो जाए या डार्क सा ब्लू, ब्लैक सा हो जाए, ब्राउन सा, तो मतलब वहां पर इसको बोलूंगा मैं आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ गया। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव क्यों आ गया? क्योंकि वहां पर प्रेजेंट है क्या? स्टार्च। तो जहां पर किसी कंपाउंड के अंदर अगर तुमने आयोडीन डाला और उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू, डार्क ब्लू सा हो जाता है, तो मतलब वहां पर स्टार्च है। तो आयोडीन टेस्ट का पॉजिटिव आना, मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड है मेरे पास, इस कंपाउंड के ऊपर मैंने आयोडीन डाला, आयोडीन की ड्रॉपलेट डाली, आयोडीन की ड्रॉपलेट डालने के बाद इसका कलर चेंज हो गया, डार्क ब्लू, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन सा, ब्लू सा हो गया, तो समझ जाओ आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है। आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है मतलब स्टार्च है, स्टार्च है, स्टार्च है। ठीक है, अभी ब्लू कलर कैसा आता है? स्टार्च के अंदर अमाइलोपेक्टिन होता है, उससे रिएक्शन आयोडीन करता है, इसलिए उसका कलर ब्लू आ जाता है। तुमने बचपन में किया होगा, पोटैटो को कट किया होगा, पोटैटो के ऊपर आयोडीन डाला होगा, तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ब्लू, डार्क ब्लू सा हो जाता है, तो मतलब वो आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है, मतलब वहां पर स्टार्च है। अगर किसी प्रोटीन के ऊपर आयोडीन डालोगे तो उसका कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वहां पर स्टार्च नहीं। तो स्टार्च का पता करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट बोलेगा सर आप स्टार्च के पीछे क्यों पड़े? सर समझ में तो आ गया कि आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव मतलब कलर चेंज मतलब ब्लू कलर चेंज हो गया मतलब स्टार्च है। एक सर स्टार्च की बातें यहाँ क्यों कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फिर CO2 इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो स्टार्च के क्या पीछे पड़े हुए आयोडीन टेस्ट कहाँ से लिया है सर? सिलेबस ही बहुत ज्यादा है, फिर क्यों जोड़ दिया सर? क्यों पढ़ रहे हैं? इधर देखिए, अगर हम प्लांट की बात करें, अगर हम प्लांट की बात करें
अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है। और ग्लूकोज को ऐड करते जाते हैं ब्रांच अमाइलोपेक्टिन अमाइलो से मिलके एक ब्रांच पॉलीमर बनता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। अभी मत बोल देना सेलुलोज भी तो सर ग्लूकोज का एक पॉलीमर है, लेकिन ये अलग तरीके से बनता है, इसको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे। अब ये स्टार्च जो है ये पॉलीसेक्राइड्स, और ये स्टोरेज फूड है किसका? प्लांट का। अरे समझ पा रहे हो? प्लांट का स्टोरेज फूड है कौन? स्टार्च। तो मतलब जहां फोटोसिंथेसिस हुआ है वहां पर हमें स्टार्च दिखाई देगा। तो जहां स्टार्च है वहां आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है, जहां आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव है मतलब स्टार्च है तो मतलब वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ उसका पता करने के लिए हम आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं, स्टार्च के पीछे भाग रहे हैं। हाँ सर समझ में आ गया। अच्छा इसलिए स्टार्च की बातें कर रहे थे हम, इसलिए स्टार्च की बातें कर रहे थे ताकि स्टार्च आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव मतलब स्टार्च मतलब फोटोसिंथेसिस है, इसलिए बातें कर रहे थे। अच्छा समझ में आ गया। इसको एप्लीकेबल करेंगे दोनों एक्सपेरिमेंट। ठीक है चलते हैं। तो पहले हम पता करते हैं कि क्लोरोफिल जरूरी है या नहीं, करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से इतना समझ में नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं अलग से, उससे समझ में आएगा, फिर एक्सपेरिमेंट पे आता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मतलब ग्रीन पार्ट। भाई तुम क्या टाइप करते रहते हो? ग्लूकोज ही स्टार्च है। ग्लूकोज स्टार्च कैसे बेटा? ग्लूकोज तो मोनोसेक्राइड है, स्टार्च पॉलीसेक्राइड है। कभी कभी हताश निराश मत क्या करो यार, ग्लूकोज स्टार्च कैसे है? तो ग्लूकोज ही स्टार्च होता है तो ग्लूकोज ही बोल देते स्टार्च को भी। अरे समझ पा रहा हूँ, ठीक है। ग्लूकोज मिलके एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रांच हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ोगे ना बेटा, अभी नहीं पढ़ा बायोमोलिक्यूल, ले रहे तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो। ग्रीन पार्ट, ग्रीन पार्ट ठीक है। चलिए बेटा ग्रीन पार्ट अब समझते हैं कैसे। तुमने एक नाम सुना होगा वेरीगेटेड लीफ, मेरे साथ बोलिए कौन सी लीफ? कौन सी लीफ? वेरीगेटेड लीफ, बोलिए वेरीगेटेड लीफ, बोलो, सुनाई नहीं दे रहा? बिल्कुल प्रेम से बोलो वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ। ऐसी लीफ जिसके अंदर कुछ एरिया नॉन ग्रीन होता है और ग्रीन भी होता है, मतलब एक लीफ के अंदर नॉन ग्रीन पार्ट भी है और ग्रीन पार्ट भी है। अरे समझ पा रहे हो? ऐसी बहुत सारी लीफ देखी होगी तुमने जिसमें व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट मिलते हैं। तो व्हाइट कलर के ब्राउन कलर के स्पॉट मिल रहे हैं, उस पार्ट को तो हम बोलेंगे नॉन ग्रीन, और जो ग्रीन है उसको ग्रीन। अरे बात समझ पा रहे हो? तो किसी लीफ में अगर नॉन ग्रीन और ग्रीन पार्ट दोनों मिले तो ऐसी लीफ को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। नॉन ग्रीन पार्ट मतलब यहां पर क्लोरोफिल, CHL लिख दूं क्लोरोफिल को? एब्सेंट है। और जो ग्रीन पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अब मैंने क्या किया कि जहां पर ग्रीन पार्ट है उसको ए नाम दे दिया या बी नाम दे देते, ऐसा करते हैं बी, और इसको ए नाम दे दिया। अभी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले बहुत कुछ किया जाता है, इसमें क्लोरोफिल डाला जाता है, एक्स्ट्रा स्टार्च को निकाल दिया जाता है, ठीक है, और इसकी जिंदगी की नई शुरुआत की जाती है। और ये है प्लांट से लगी हुई लीफ है। अब वाटर ऊपर जा रहा है, वाटर दोनों को मिलेगा।
लाइट भी दोनों को मिलेगी। CO2 भी दोनों को मिलेगी, लेकिन ए पार्ट में सब कुछ है लेकिन ग्रीन नहीं है, मतलब क्लोरोफिल नहीं है, और एक में बी में क्लोरोफिल है। अब इस स्लीप को यहां से ब्रेक किया, ठीक है, एक बी पार्ट है और इधर वाले को ए पार्ट नाम दिया। इसके ऊपर भी आयोडीन डाली और इसके ऊपर भी आयोडीन डाली। ये पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट दे रहा है, मतलब ब्लू कलर सा हो रहा है, और ये नेगेटिव आयोडीन टेस्ट है, मतलब स्टार्च कहाँ है, यहाँ स्टार्च है, यहाँ स्टार्च नहीं है। बड़ा सा एक्सपेरिमेंट है लेकिन अपने काम का इतना नहीं है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ है, मतलब जहां स्टार्च बनी है। तो ये प्रूफ हो गया है, ये प्रूफ हो गया है। क्या प्रूफ हो गया है, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा क्या प्रूफ हुआ है। अच्छा देखो, पता करते हैं। अच्छा, यहाँ पर CO2 भी थी, यहाँ पर वाटर भी आ रहा था, यहाँ पर लाइट भी आ रहा था, यहाँ नहीं था क्या, क्लोरोफिल। यहाँ लाइट भी थी, यहाँ पर क्लोरोफिल भी था, यहाँ पर CO2 भी था, यहाँ पर वाटर भी था। मतलब दोनों के अंदर सब कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, क्लोरोफिल का। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था, बाकी सब कुछ बराबर था, मतलब क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, मतलब क्लोरोफिल तो असेंशियल है, क्लोरोफिल असेंशियल है। ये प्रूव करके हमने दिखा दिया, कौन सी लीफ से, वेरीगेटेड लीफ से। क्लियर है, अरे क्लियर है। ठीक है, अब डायग्राम में आते हैं, जो डायग्राम अपने यहाँ बना रखा है। अब सेम ये डायग्राम लाइट के लिए भी यूज होता है, लाइट के सेंसिटिविटी को दिखाने के लिए, लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं। ठीक है, इस डायग्राम में हमने क्या किया, ये प्लांट से लीफ लगी, ढंग से सुनना, डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ब्लैक पेपर लगाया, वेरीगेटेड लीफ में क्लोरोफिल क्यों नहीं होता, बट पूरी लीफ में क्लोरोफिल थोड़ी नहीं होता, कुछ पार्ट में नहीं होता, डिग्रेड हो जाता है। बहुत सारे मनी प्लांट देखा करो ढंग से। ये देखो बेटा, PhD कर लो, अभी बताओ सर मनी प्लांट के अलावा कोई और एग्जांपल बताओ। ये तो देखो बेटा, ये यहाँ पर हमने लगा लिया ब्लैक पेपर, क्या लगा दिया बेटा, ब्लैक पेपर। अब ब्लैक पेपर हम बहुत देर तक लगा के रखेंगे तो धीरे धीरे यहाँ पर क्लोरोफिल बनना बंद हो जाएगा और जो है वो भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पार्ट है, अगर इस अब ब्लैक पेपर को हटाने के बाद जो पेपर पार्ट बचता है वो नॉन ग्रीन पार्ट बचता है। अब वो नॉन ग्रीन पार्ट क्लोरोफिल वाला एब्सेंट और ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट। तो ये ब्लैक पेपर क्यों लगाया है, क्लोरोप्लास्ट को हटाने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट, सेम ये एक्सपेरिमेंट लाइट के लिए भी किया जाता है। हमने ब्लैक पेपर लगा दिया, ब्लैक पेपर लगा दिया तो लाइट अंदर नहीं जा रही, तो ये लाइट के लिए भी हो सकता है, लेकिन अब उतना नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है मोल एक्सपेरिमेंट। मोल साइंटिस्ट का नाम है, केमिस्ट्री वाला मोल नहीं है ये। ठीक है, बिल्कुल इजी सा है। ये प्लांट लिया, प्लांट की लीफ को हमने रखा किसके अंदर, बीकर के अंदर, कुछ पार्ट को, जिस पार्ट को बीकर के अंदर रखा उसको ए नाम दिया, ए नाम दिया, और जो बाहर है उसको बी नाम दिया। क्लियर बेटा यहाँ पे। और जो नीचे बीच वाला है इसको हमने छोड़ दिया, सी नाम दे। अब ढंग से देखना, अंदर वाले में हमने बोला KOH। KOH की आदत होती है कि जितनी भी CO2 है सारी को एब्जॉर्ब कर ले, तो बीकर के अंदर जितनी भी CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, KOH। तो बताइए अंदर का जो माहौल है, बीकर के अंदर का जो माहौल है वो कैसा है, CO2 फ्री या CO2।
अरे कौन सा माहौल है, CO2 फ्री या विद CO2? CO2 फ्री। CO2 कहाँ गई, केवल उसने एब्जॉर्ब कर ले। अब देखिए ढंग से सुनना बेटा, लाइट दोनों में है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है ये। लाइट ए में भी है, बी में भी। वाटर ए में भी जाएगा, बी में भी जाएगा। क्लोरोफिल दोनों में ही है, लेकिन बी में CO2 है, लेकिन ए में CO2 नहीं। इसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद आयोडीन टेस्ट किया तो बी वाले पार्ट का ब्लू कलर हो गया, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव। लेकिन इसका पॉजिटिव नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया मतलब समझ जाइए यहाँ स्टार्स नहीं बना, यहाँ स्टार्स बना है। तो स्टार्स बनने के लिए भी CO2 क्या है, कंपलसरी है। अरे बात समझ में आ रही है? बताइए, ए पार्ट, एक तो में बी और एक ए। बी पार्ट के पास CO2 भी है, वाटर भी है और लाइट भी है और साथ क्लोरोफिल भी है। ए पार्ट के पास CO2 नहीं है क्योंकि CO2 किसने एब्जॉर्ब कर ली, KOH ने। वाटर तो है, लाइट भी है और क्लोरोफिल भी। लेकिन ए वाला पार्ट आयोडीन टेस्ट नेगेटिव है और बी वाले में पॉजिटिव है। यहां पर स्टार्च है, यहां पर स्टार्च नहीं बना, तो यहां पर फोटोसिंथेसिस हुआ और यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड है क्या, CO। क्लियर बेटा? चलिए यहां तक किसी को डाउट है? अरे बीकर में सनलाइट कैसे नहीं जाएगी भाई, ट्रांसपेरेंट है, बीकर है, ग्लास का है, आयरन का थोड़ी है। आयोडीन का कलर तुमने देखा होगा, ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन सा, काला सा आयोडीन देखा हो तुमने लैब के अंदर। चलिए आगे चलते हैं, एनसीईआरटी की हेडिंग है ब्लैक पेपर यूज करेंगे तभी तो पूरी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा। गुड एब्जॉर्प्शन करता है कौन, ब्लैक पेपर। अब तुम चाहो तो एल्यूमिनियम सिल्वर भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, अर्ली एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी की हेडिंग है। अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करें तो जो साइंटिस्ट, जो अर्ली, जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए उसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, तो उनको अर्ली एक्सपेरिमेंट नाम से हेडिंग दी है, एनसीईआरटी की हेडिंग है। पहले साइंटिस्ट आते हैं जोसेफ प्रिस्टले। मेरे साथ बोलिए जोसेफ प्रिस्टले, मेरे साथ बोलिए जोसेफ प्रिस्टले, मेरे साथ बोलिए जोसेफ प्रिस्टले, जोर से बोलिए जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। क्लियर है? ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है जोसेफ प्रिस्टले, जोसेफ प्रिस्टले। अब जोसेफ प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो किया वो एक जार लिया, बेल शेप जार लिया, इसलिए इनके एक्सपेरिमेंट को नाम दिया बेल जार। ढंग से सुन लीजिए बेटा, टाइपिंग मत कीजिए, बेल जार एक्सपेरिमेंट नाम दिया। अब इनके एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, ठीक है। पहले इस एक्सपेरिमेंट देखो, दोनों इन्होंने जार लिया। अब देखो जो जोसेफ प्रिस्टले का जो एक्सपेरिमेंट है, जोसेफ प्रिस्टले के जो एक्सपेरिमेंट है उनका ज्यादा थ्योरी कहीं बुक में नहीं मिलती है। मतलब इन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने थे वो पिक्चर फॉर्म में मिले, जो थ्योरी के बेस पर नहीं मिले, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन थे जो सुलझ नहीं पाए, लेकिन जो हमें समझ में आया और जो बुक में अंदर लिखा है वो हम समझाते हैं, जो एनसीईआरटी ने भी लिखा है। बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने पहले लिया माइस और कैंडल को जलाया, माइस को, लिविंग था माइस। कुछ समय बाद, कुछ टाइम्स बाद माइस मर गया, डेथ हो गई माइस की, और कैंडल भी बुझ गई। तो कैंडल भी बुझ गई और माइस भी मर गया कुछ समय बाद। तो साइंटिस्ट ने देखा ये क्या हुआ, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जो एयर है, इसके अंदर जो एयर भरी हुई है, इस एयर के अंदर जो प्योर पार्ट है, जो भी पार्ट है उसको इन्होंने यूज कर लिया। मतलब जैसे मैंने बोला रेड कलर का पार्ट है एयर के अंदर, उसको यूज कर लिया किसने, कैंडल ने और माइस ने। इनको नहीं पता था कि CO2 यूज करते हैं,
इन्होंने सोचा कि एयर का कुछ पार्ट इन्होंने यूज कर लिया कैंडल और CO2 ने, और धीरे धीरे खत्म हो गई और यहाँ पर इम्प्योर एयर आ गई, ठीक है, जो इन्होंने छोड़ी थी, और ये बुझ गई। जब ये वाला पार्ट खत्म हो गया तो ये बुझ गई और इम्प्योर वाला पार्ट बन गया, ठीक है। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक थर्ड कंपोनेंट को रखा, थर्ड पार्ट को रखा, जो था प्लांट, ग्रीन प्लांट। और जो ग्रीन प्लांट था उसका एनसीईआरटी ने नाम लिखा है मिंट। मिंट मतलब पुदीना। मिंट प्लांट स्मॉल होता है, ग्रो कराना आसान होता है, ग्रीन पार्ट ज्यादा होता है, ठीक है, याद रखना है मिंट प्लांट। तो अभी इन्होंने मिंट प्लांट लिया तो इन्होंने देखा कि मिंट प्लांट लेने से कुछ समय बाद भी न माइस की डेथ हुई है न कैंडल बुझी है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ होगा कि जो प्योर पार्ट है, प्योर पार्ट को यूज किया किसने? कैंडल और माइस ने, और बना दिया इन्होंने क्या? इम्प्योर। ठीक है, ठीक है। और फिर क्या किया प्लांट ने इस इम्प्योर पार्ट को लिया और वापस कन्वर्ट कर दिया किसमें? प्योर। तो एयर के अंदर, इस एयर के अंदर जो पार्ट कैंडल और माइस यूज कर रहे थे, एनिमल अपनी ब्रीथिंग में यूज कर रहा था, रेस्पिरेशन में यूज कर रहा था, उस पार्ट को, उस एयर का उस पार्ट को रिप्लेस करने का काम कर रहा है प्लांट। एनिमल्स और कैंडल ने एयर का जो पार्ट यूज किया था उसको रिप्लेस करने का काम कर रहा है कौन? कैंडल। और एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, रिस्टोर करने का काम कर रहा है कौन? प्लांट। चलिए पढ़ते हैं। Priestley hypothesis are follows: plant restore the air, whatever breathing, इनको नहीं पता था कि ब्रीथिंग में क्या यूज करता है, लेकिन जो भी यूज करता है एयर का, ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैटल रिमूव, उसको रिस्टोर करने का काम कर रहा है कौन? प्लांट। तो देखो उनका एक्सपेरिमेंट हुआ 1770 के अंदर, और इन्होंने ही ऑक्सीजन को डिस्कवर किया 1774 के अंदर। तो जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पहला वाला एक्सपेरिमेंट, उस टाइम इनको नहीं पता था कि ऑक्सीजन को रिप्लेस करता है प्लांट। इन्होंने सोचा कि एक पार्ट होता है प्योर वाला, उसको यूज कर लेता है और इम्प्योर पार्ट बना देता है, और इम्प्योर पार्ट को प्लांट यूज करके प्योर वापस बना देता है, मतलब रिस्टोर करने का काम कर रहा है कौन? प्लांट। क्लियर बेटा? यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, सर ये माइस और कैंडल, सर माइस को बेल जार के अंदर रख दिया तो क्या सर माइस कैंडल को नहीं गिराएगा क्या? समझ पा रहे हो? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सर मान लीजिए ये दोनों मर गए, तो फिर वापस इन्होंने नए माइस को रखा होगा, कैंडल को जलाया होगा, तो फिर क्या बेल जार को खोला होगा? तीसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी तुमसे पूछती है, बताइए इस कैंडल को वापस जलाने के लिए बिना बेल जार को खोले कैसे जलाया होगा? समझ पा रहे हो? ये सारे क्वेश्चन है जिनका आंसर किसी बुक में नहीं है। ये हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, इसकी थ्योरी कहीं भी अच्छी तरह से लिखी हुई नहीं है। और एनसीईआरटी वो क्वेश्चन जो तुमसे पूछती है, इस कैंडल को बिना हाथ लगाए कैसे जला सकते हो, तो इसका एक सिंपल सा तुम्हें बता देता हूं, जो बताया करते हैं क्लास के अंदर, क्योंकि लिखा तो कहीं भी नहीं है। तुमने एक देखा होगा लेंस जिससे आग लगा दी जाती थी, अरे बचपन में। हाँ सर, हम तो अभी भी बच्चे हैं, बचपन ही हमारा। सर आपका है बुढ़ापा तो। इधर देखो, पेपर लेते थे और ऐसे करते थे, जितनी भी रेज आती थी, जैसे पेपर लिया, मैग्नीफाई ग्लास, बिल्कुल सही,
और ये ग्लास लिया और यहाँ से जितनी भी लाइट आती थी उस लाइट को ये कॉन्वेक्स लेंस इकट्ठा करता था और पेपर पर गिरा देता था और पेपर जल जाता था, आग लगा देता था। तो ऐसे ही बेल जार के यहाँ लगाया होगा और ऐसे लगा गया बेल जार के यहाँ और लाइट गिराई होगी और वो कैंडल जल गई होगी। तो कितनी देर तक, 1 घंटे 2 घंटे या कितने? सर पेपर जलने में बहुत टाइम लगता था, कैंडल जलने में तो बहुत टाइम लगा। हाइपोथेसिस से बाहर क्लियर है। इसलिए तो मैं पहले ही बोल दिया कि जोसेफ प्रिस्टले का लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, सिर्फ डायग्राम। ठीक है, चलिए बेटा। चलिए बेटा आ जाइए। जॉन इगेनहाउस नए साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन इगेनहाउस। जॉन इगेनहाउस को भी बेल जार एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने वही कैंडल और माइस ले लिया, कैंडल भी ली यहाँ पर है ना, कैंडल दिखाई नहीं है लेकिन कैंडल भी ली, कैंडल बर्न की हुई कैंडल, लिविंग माइस लिया, ठीक है, और वो प्लांट भी लिया। वही सेम प्रोसेस है, सेम सेटअप है। एक को रखा सनलाइट की प्रेजेंस में और एक को डार्क में रख दिया। एक को डार्क में रख दिया मतलब लाइट के एब्सेंस में रख दिया और एक को सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया। तो इन्होंने देखा कि जो डार्क में रखा हुआ है उसमें माइस भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई, लेकिन जो सनलाइट या लाइट के प्रेजेंस में रखा है उसमें माइस भी लिविंग है और कैंडल भी जल रही है। इसका मतलब जो इम्प्योर एयर को प्योर करने का जो काम कर रहा है, इम्प्योर एयर को जो प्योर करने का काम कर रहा है वो प्लांट तो कर रहा है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो इम्प्योर एयर को प्योर करने का काम जो कर रहा है प्लांट कर रहा है, लेकिन इसके लिए नेसेसरी है क्या? सनलाइट। क्लियर बेटा? यहाँ पर ये बात समझ में आई सब? समझ में आ गई? ठीक है। चलिए अब दिमाग में लगा माइस कैंडल को गिरा देगा, क्या करेंगे सब? माइस को इंजेक्शन देके बेहोश कर देंगे क्या? सब क्या माइस को बांध सर वायर से ऐसे करके कर देंगे क्या? सर माइस तो बहुत तेज होता है सर, माइस को कैसे रखोगे सर? और सर माइस के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? माइस माइस के प्रेमी भी तो है। ठीक है, हाँ साइंटिस्ट के नाम याद करना है। चलिए बेटा, जॉन इगेनहाउस नए साइंटिस्ट, इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, सनलाइट इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा सा दे रखा है। इधर देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक प्लांट लिया हाइड्रिला, जो एक्वाटिक प्लांट है। तुम चाहो तो एल्गी भी ले सकते हो, एक्वाटिक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट लिया, पानी के अंदर रखा, वाटर के अंदर, और उसके ऊपर बीकर रख दिया। ये बीकर तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये बीकर दिख रहा है और इसमें टेस्ट ट्यूब से इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो हाइड्रिला है ये एक्वाटिक प्लांट है, इसको रखा है, ग्रीन पार्ट है इसके अंदर बहुत सारा, और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा। ये साइंटिस्ट पहले जानता था कि ये जो है प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में ही कुछ करते हैं। इन्होंने देखा यहाँ पर कुछ बबल्स, गैस के बबल्स बन गए और ये सारे ऊपर जाके इकट्ठे हो गए। इन्होंने बोला कि जो बबल्स निकल रहे हैं वो सिर्फ ग्रीन पार्ट से निकल रहे हैं, ओनली ग्रीन पार्ट दे कुड रिलीज ऑक्सीजन। मतलब ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये सिर्फ ग्रीन पार्ट से निकल रहे, नॉन ग्रीन पार्ट से नहीं निकल रहे। और साथ में जो बबल्स निकलेंगे ये सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में निकलेंगे। तो देखिए ढंग से सुनिए क्या क्या बातें कंक्लूजन आई है कि लाइट भी नेसेसरी है और ग्रीन पार्ट भी नेसेसरी है। ओनली लाइट से भी काम नहीं चलेगा, ओनली ग्रीन पार्ट से भी काम नहीं चलेगा। ये बात समझ में आ गई? बाद में देखिए, बाद में ये जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके बाद जोसेफ प्रिस्टले ने डिस्कवर किया था किसको? ऑक्सीजन को। और इन्होंने बता दिया फिर कि ये जो गैस है, ये जो बुलबुले हैं, ये किसके हैं? ऑक्सीजन के। वापस रिपीट करता हूं, कंफ्यूज मत होना। देखिए इगेनहाउस का जो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इलिजेंट एक्सपेरिमेंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर इन्होंने देखा कि जो एक्वाटिक प्लांट है इसको इन्होंने रखा लाइट की प्रेजेंस में, तो इनको एक बबल्स, गैस के बबल्स बनते हुए दिखाई दिए ग्रीन पार्ट में, प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। बाद में डिस्कवर हो गई थी क्या?
जोसेफ प्रिस्टले ने डिस्कवर कर दिया था ऑक्सीजन को। तो फिर उन्होंने बाद में यहाँ पर देखा कि ये जो बबल्स बन रहे हैं ये ऑक्सीजन के हैं। पहले नहीं पता था, बाद में पता चला कि ये बबल्स किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो ग्रीन पार्ट जरूरी है ऑक्सीजन को निकालने के लिए, और साथ में सनलाइट भी जरूरी। यहां तक किसी को दिक्कत? आज के बाद याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट रखना बेटा, रट मत लेना भाई लाइन टू लाइन। 12th में नहीं है हम सर, हम तो 12th में ही है, एग्जाम नहीं दिया हम। चलिए बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जुलियन वॉन सेक्स। जुलियन वॉन सेक्स है जो एनसीईआरटी में सिर्फ एक लाइन दी है, उसको समझ लेते हैं। देखिए जुलियन वॉन सेक्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है प्लांट फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। इन्होंने यहाँ पर एक लाइन जो लिखी है उसको पहले मैं पहले लिख देता हूँ, क्या बोला इन्होंने। इन्होंने बोला कि जो ग्रीन पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वहां पर हमें ग्लूकोज और स्टार्च देखने को मिलती है। मतलब इन्होंने क्या किया कि ग्रीन पार्ट और ग्लूकोज और स्टार्च के बीच रिलेशन बताया। अब इन्होंने ग्रीन पार्ट न बोलते हुए इसको बोला ग्रोथ करता हुआ पार्ट, या फिर बोल दे ग्रोविंग पार्ट। सिर्फ पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, ग्रोविंग पार्ट। ग्रोविंग पार्ट मतलब ग्रीन पार्ट जो है, जो ग्रीन पार्ट है उसके उसमें यहां बनता हुआ दिखाई दिया इनको ग्लूकोज और स्टार्च। तो इन्होंने ग्रीन पार्ट, ग्रोविंग पार्ट और ग्लूकोज स्टार्च के बीच रिलेशन बताया। और बाद की स्टडी में पता चला कि एक्चुअल में जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट या जो ग्रोविंग पार्ट होता है वहां पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और यहां पर ही फोटोसिंथेसिस होता है और ग्लूकोज या स्टार्च बनता है। मतलब ग्लूकोज स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म। बाद में पता चला कि जो स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोफिल मिल रहा है वो एग्जैक्ट में है क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो एक बार पढ़ता हूं फिर वापस समझाता हूं। जुलियन वॉन सेक्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो। ये समझ में आ गया? His later studies show that green substances in plant chlorophyll, ठीक है, as now पहले इन्होंने ग्रीन सब्सटेंसेस बोला, लेकिन आज इसको किसके नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। उस टाइम नहीं जानते थे, स्टार्टिंग के साइंटिस्ट से प्लांट फिजियोलॉजी में। इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, पहले नहीं जानते थे, लेकिन आज हम इस स्पेशल बॉडीज को किस नाम से जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। विद इन प्लांट सेल के अंदर स्पेशल बॉडी है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और इसके अंदर एक ग्रीन पार्ट्स, ग्रीन सब्सटेंसेस है जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। He found that glucose is made in green parts, green part के अंदर ग्लूकोज बना, and is usually stored in starch। ये ग्लूकोज स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म। तो इन्होंने ग्रीन पार्ट और ग्लूकोज स्टार्च के बीच रिलेशन बताया किसने, वॉन सेक्स साइंटिस्ट ने। और बाद में इन्हें ग्रीन पार्ट को या ग्रीन सब्सटेंसेस को क्लोरोफिल बोला, और जिसके अंदर प्रेजेंट था उसको क्लोरोप्लास्ट बोल दिया बाद में। ये बात समझ में आए सबको? तो तुमसे सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा कि स्टार्च और ग्रीन पार्ट या ग्रोविंग पार्ट के बीच रिलेशन किसने बताया, वॉन सेक्स ने। तुमसे पूछे ग्लूकोज और ग्रीन पार्ट के बीच रिलेशन किसने बताया, तो आंसर आएगा जुलियन वॉन सेक्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट कोरोनेस। ये ऐसा करेंगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? देखते हैं स्टूडेंट कम हुए क्या, 3 स्टूडेंट कम हो गए। इतना तो नेट खर्च तो हो ही जाता होगा यार। चलिए बेटा, किसको डाउट है, कितने स्टूडेंट है? क्या करेगा स्टूडेंट जान के, डर जाएगा तो। अभी गए हैं सर? हाँ अभी गए हैं, यस।
नहीं कंटिन्यू रहा, उस दिन हो सकता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ इसलिए 10 स्टूडेंट कम हुए थे। वेरीगेटेड लीफ बेटा, वेरीगेटेड लीफ मनी प्लांट में देखते हो? यस, नेट बहुत खत्म होता है, 1.8 GB खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है संजीव, मैं मान रहा हूँ। और जो लैपटॉप में देखते हैं उनका और खत्म होता होगा, इतना मतलब एक वो बनाना, माहौल बनाना, नेट कनेक्टिविटी, डिस्प्ले, सब बनाना बहुत इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं है। देखो सबके पास है, किसी के पास वाईफाई है, किसी के पास वाईफाई नहीं है, हमें क्या मतलब क्या है क्या नहीं है, हमें तो मतलब है अपना काम हो जाना चाहिए। किसी का 500 GB लग रहा है, 500 MB लग रहा है, 500 GB क्या 500 MB लग रहा है, किसी क्या लग रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो क्वेश्चन होने चाहिए और समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब तुम एडजस्ट कर लिया करो। देखो बनाना तो पड़ेगा, और ये नेट के बारे में ज्यादा सोचा मत करो, इतने पैसे लगा लूंगा, अगर बढ़िया नेट मिल रहा है तो बढ़िया ले लो भाई, कोटा रहते तभी तो खर्चा लगता है, कंजूसों। समझ पा रहे हो? नेट में सारे पैसे बचाओगे क्या? अगर अच्छा मिल रहा है, बहुत सी जगह बेचारे गांव में रह रहे हैं, वहां नेट की नहीं है, लेकिन जहां है वहां अच्छा नेट ले लो भाई, मत परेशान हो। बेटा वेरीगेटेड लीफ डिस्को जेनेटिकल है, जेनेटिकल है बेटा ये। किसी में तो कोई एक्सटर्नल इफेक्ट से होता है और किसी में ऑटोमेटिक होता है। हाइड्रा, हाइड्रा नहीं है बेटा, हाइड्रिला है वो। मुझे पता है ना, बहुत से गांव से भी क्लास लेते हैं, तो वहां इतना माहौल नहीं मिल पाता, तो उनके लिए ज्यादा हार्ड है बेचारे, जो सिटी के हैं उनको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अच्छा कनेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट, पढ़ती रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए बेटा, पढ़ाते हुए मजा आता है तुम्हें। ठीक है चलिए बेटा, तो सबके नाम भी याद हो गए हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए बाय बोलते हैं।